हाय। दुनिया क्या है और हम सभी यहाँ क्यों आते हैं? तो इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है और बहुत रिसर्च इस पे हुआ है और बहुत सारे रिलीजियस साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, बहुत सारे लोग इस खोज में लगे हैं, लेकिन आंसर अभी भी इनकम्प्लीट है। तो आप किसी मुसलमान से पूछोगे कि आप दुनिया क्या है और आप क्यों दुनिया में आए, तो मुसलमान कहेगा कि दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और हम अल्लाह की अताअत और बंदगी के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ के बाद हमारा हिसाब होना है, हम दूसरी दुनिया में जाएंगे। तो हम लोगों का वो अकीदा है, ईमान है। आप किसी हिंदू से पूछोगे, वो कहेगा कि ये कर्मों का फल है और जब तक हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा तब तक बार बार हमें धरती पे आना पड़ेगा और हमारे अच्छे कर्म होंगे तभी हमें इससे मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप किसी क्रिश्चियन से बात करोगे, वो कहेगा कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया में और स्टीवर्ड हैं अर्थ के। हम कम्यून लिविंग के लिए यहाँ आए हैं, मतलब हम ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए आए हैं। इसलिए आप देखोगे कि क्रिश्चियन जो समाज है ना, वो हैप्पीनेस में ज़्यादा बिलीव करता है, ढूंढता है किस चीज़ में खुशी मिलेगी। तो ब्रॉडली ये तीन रिलीजन इसी तरह है, लेकिन एक भारत में एक चौथा फिलोसफर था, चारवाक। तो चारवाक का एक और फिलॉसफी है, वो कहता है कि यावज जीवंत सुखे जीवंत ऋणम कृतम धृतम पिबते। मतलब आप जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। तो अब सवाल ये है कि हम सभी जीते क्यों हैं? तो एक 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट था, मैस्लो करके। उसने मैस्लो ने कहा कि हम जो है ना, एक नीड ऑफ हायरार्की है, मतलब हम ऐसे जीने का हमारा जो एक मकसद है। तो मकसद जो है ना, वो उन्होंने उस 6 कैटेगरी कहा कि इस 6 कैटेगरी में हम जीते हैं। हमारी शुरुआत होती है सर्वाइवल से। तो पहला तो हम सर्वाइवल, जो जब धरती पे आए हैं तो हमें सर्वाइव करना हमारे लिए सबसे पहला इशू है। तो वो कहता है कि फूड, वाटर, शेल्टर जो इंसान को चलाने के लिए, इंसान को जिंदा रखने के लिए, ये सबसे बेसिक नीड है सर्वाइवल का। और यहीं पे डार्विन आता है। डार्विन कहता है कि सर्वाइवल में वही जिंदा रहता है, वह सर्वाइवल जो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, वो डार्विन की उसी पे है कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो छटता जाएगा। तो फिट रहने के लिए आपको, फिट का मतलब जो उपयुक्त है, और जो अनुपयुक्त है उसको प्रकृति भी छांट देगी, उसको मतलब डेड वुड टाइप का वो अपने आप खत्म होता जाएगा। उसी तरह खैर मैस्लो की दूसरी जो नीड है, नीड ऑफ हायरार्की में, वो है सेफ्टी। जब आप सर्वाइव करते हो तो फिर आपको सर्वाइवल के लिए सेकेंड स्टेप जो होता है वो सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी ऑफ फूड कह लीजिए, सेफ्टी ऑफ हेल्थ कह लीजिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह लीजिए, ये सब सेफ्टी नेट है जो एक इंसान को जिंदगी में, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। कहता है कि जब आपकी ये 2 जरूरतें पूरी हो जाती है तब आप बिलोंगिंग्स ढूंढते हो। बिलोंगिंग्स ढूंढने का मतलब है कि आप लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, कनेक्शंस बनाते हो। आप होर्डिंग शुरू करते हो, सोसाइटी का निर्माण होता है। तो आप फिर इकट्ठा होना शुरू करते हो, आप चीज़ों को जमा करना शुरू करते हो, आपको उससे लगाव होने लगता है। तो फिर आप सोने चांदी जमा करो, घर बनाओ, बिल्डिंग खरीदो, जो भी करना है वो एक बिलोंगिंग्स है आपका। जब आपके पास ये ज़रूरतें भी पूरी हो गई तो आपका एक स्टीम का मसला आता है, अना का मसला जिसको कहते हैं। आपको लगता है कि हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमको एक रिकग्निशन मिलना चाहिए, हमारा कुछ अचीवमेंट है तो उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो इंसान में वो जो है ना, एक फीलिंग आने लगती है कि हमारा एक सेल्फ स्टीम है, हमारा एक वैल्यू है, एक सेल्फ वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्चुअलाइजेशन। तो आप एक्चुअलाइजेशन का मतलब, जब आपकी ये सब जरूरतें पूरी हो गई ना, तो आप कहते हो कि भाई लाइफ में हमको ये कोई पर्पस तो मिलना चाहिए। तो पर्पस 2 तरह का है, एक इंडिविजुअल पर्पज है और एक सोसाइटी का पर्पज है। तो इंडिविजुअल पर्पज में आप फिर जो है ना, मीनिंगफुल पर्पस ढूंढते हो। कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई स्कल्पचर में लग जाता है, कोई पेंटिंग्स में लग जाता है, कोई डांस, कोई म्यूजिक। तो वो सब एक्सप्रेशन ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एक्चुअलाइजेशन है। जब आपकी ऊपर की ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब आप इन चीज़ों में लगते हो। उसी तरह दूसरों के लिए जो एक्चुअलाइजेशन है
तब जाके आप उसमें लीडरशिप क्वालिटी आप में आता है। आप सोचते हो कि हम नेता बन जाए, हम समाज के रहनुमा बन जाए, हम रिलीजियस लीडर बन जाए, हम गुरु बन जाए, हम पंडित बन जाए, हम चाणक्य बन जाए, ताकि हम जो है ना अपने अलावा अब समाज को 10 लोगों को और 100 लोगों को 50 लोगों को एक रहनुमाई दे सके। वो आपको क्या है, एक इनर हैप्पीनेस देता है। तो ओवरऑल चक्कर जो है वो हैप्पीनेस का है। अंत जो है इंसान को यहाँ रहने का, जिंदा रहने का, दुनिया में सरवाइव करने का, वो है कि हाउ ही बिकम हैप्पी, खुश कैसे रहता है वो। तो खुश रहने के लिए जो है ना ये सारा प्रपंच है। तो अब सवाल ये है कि सभी लोग ये हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सभी लोग दुनिया में आते हैं, ऊपर वाले ने तो सबको बराबर बनाया है, कानून भी सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन सभी लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सभी लोग ये सारी खुशियां क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं? क्योंकि उसकी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका जेनेटिक्स है। तो जो आपका दिमाग है ना वो एक सुपर कंप्यूटर है और वो नेटवर्क के हिपोकैम्पस पे दौड़ता है। तो जितने भी एआई टूल्स हैं या जितने भी अभी जो रिसर्च हो रहे हैं एआई में, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस है, वो अभी भी ह्यूमन ब्रेन को compete नहीं कर पाया। अभी उतने जो है ह्यूमन ब्रेन्स की कैपेबिलिटी अभी भी उनकी नहीं है। तो इंसान जो भी हो, उन सब का दिमाग जो है ना, हम सब का दिमाग 50% तो जेनेटिक्स से आता है। मतलब आधा दिमाग हमारा खानदानी है, हमारे फोर फादर्स का है, हमारे पूर्वजों का है। और जेनेटिक्स आप जान रहे हो कि डिफरेंट रीजन से और क्रोमोजोम और डीएनए वैरी करता है। किसी का किसी और वजह से वैरी करता है, किसी का किसी वजह। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वो सब कुदरत का खेल है। और बाकी 50% जो होता है वो इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो जब आप किसी गरीब के घर में पैदा होते हो या किसी दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के किसी गरीब आदमी के घर में पैदा होते हो, तो 50% तो आप वहीं पे डिप्राइव हो जाते हो। तो आपको जो है सिर्फ 50% के पोर्शन के साथ आप किसी घर में पैदा हो गए, और वो आदमी भी पहले से जेनेटिक्स में भी वो डिप्राइव रहा है। तो आप बहुत माजूर और लाचार हो। तो जो 50% है आपको उसमें जो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन और एजुकेशन का फैक्टर है, वो आपकी सोसाइटी में जो हमारा ये गरीब तबका है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उस पर एक नज़र डालो। तो जब तक आप उनका एम्बियंस, उनका इन्वायरमेंट नहीं सुधारोगे, उनका रहन सहन नहीं सुधारोगे, उनका खान पान नहीं सुधारोगे, उनको न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं दोगे, तो ना तो उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा, ना उनका ब्रेन डेवलप होगा, और ना वो समाज की मुख्य धारा में आ पाएंगे। तो जो सरकार सोशल स्कीम्स लाती है वो कोई दान नहीं है, कोई दया नहीं है, वो मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। और ये सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। अब सरकार ठीक है कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, लेकिन यहाँ भी बहुत भेदभाव होता है। अब इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना सरकार की और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे लोगों का जो छूट गए हैं। लेकिन एजुकेशन जो है वो जहाँ सरकार और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एजुकेशन जो है ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और इसका डिराइव और डिज़ायर आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आप ये तय करते हो कि नहीं, हम एक रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बेस्ट स्कूलिंग देंगे, हम इसको बेस्ट जगह से compete कराएंगे, तो वो आपका डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति और आपके विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। गरीबी आपके लिए अभिशाप हो सकती है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना है कि आपके बच्चे के रास्ते में आपकी गरीबी का इन्वायरमेंट, आपके डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिशन का उसको असर, और आप उसको एजुकेशन से डिप्राइव ना करें। तो एजुकेशन फोकस होना चाहिए। अब एजुकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्कूलिंग। और बच्चों का जो भी बौद्धिक विकास होता है, जो भी मेंटल फैकल्टी डेवलप होता है, वो बच्चों में 7 से 8 साल तक होता है। और बच्चों का पूर्ण रूपेण जिसको कहते हैं समग्र विकास, वो मैक्सिमम 15-16 सालों तक उसकी पर्सनालिटी जाके बन जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप जो अपने बच्चों को 2 साल 3 साल और दूध पीते बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, और वो बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे मुखिया, पंचायत सदस्य और ये लोग हो गए ना, उनके बच्चे 4th क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उनको वो 1.5 लाख का एप्पल का फ़ोन देते हैं। तो दीजिए, वो बच्चा फिर से लौट के आके वोटर ही बनेगा, फिर आगे तो कुछ कर नहीं पाएगा।
तो आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन या जिसको कहते हैं स्कूलिंग नहीं की, कोई डिग्री उनके पास नहीं है, फिर भी वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। हाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मतलब सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उसके बाद आज के डेट में दूसरा उदाहरण आपको आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, जिनकी पढ़ाई लिखाई का आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वो छठी या सातवीं तक ही पढ़े हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से डीलिट की डिग्री ले ली है। और वो एक फर्जी कोई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का फर्जी एक डिग्री बना के उन्होंने अपने इलेक्शन ओथ में दिया है। तो वार इलेक्शन कमीशन, वार भारत की जिसको कहते हैं ना न्याय व्यवस्था, और बाहर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक आदमी छाती ठोक के फर्जीवाड़े के आधार पे उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। लेकिन जय हो बिहार। तो जिंदगी में जो लोग ऐसे इस तरह जैसे विदाउट एनी हैविंग विदाउट फॉर्मल डिग्री जो लोग ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, उसकी दो वजह है। पहला तो उनको जेनेटिकल एडवांटेज है, आनुवंशिक रूप से वो मजबूत सिजरे के होते हैं, मजबूत ब्लड लाइन के होते हैं, और उनका परिवार, उनका पूर्वज, वो लोग जो है समाज में दबंग और समाज में अच्छी पोजीशन में रहे होंगे। तो जो 50% उनकी जो जेनेटिक्स है मेंटल फैकल्टी की, वो तो ऐसे ही उनको बोरोड है, वहाँ से आ रही है। और दूसरा एम्बियंस, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन की वजह से उनका पूर्ण रूपेण बौद्धिक विकास भी है। तो ये चालाक लोग हैं, ये लोग इस तरह से व्यवस्था में आगे आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तो अपनी जगह हमें छोड़नी नहीं है, हमें क्या मतलब है फॉर्मल एजुकेशन, हमें क्या मतलब है डिग्री और ये वो। तो आज के डेट में भारत में जितने टॉप लीडर्स हैं, जितने टॉप के अभी शासन में मंत्री हैं, सब हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे बगैर छत के स्कूल में और म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में, लेकिन उन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया। जिनके पास मतलब आवश्यकता से अधिक धन हो गया, वो देश छोड़ के चले गए। जिनके पास मंत्रालय आया, जिनके पास पावर आया, उनमें सबके सब ऑलमोस्ट सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो उनको मालूम है कि यही हथियार है, एजुकेशन ही हथियार है। बाकी आप लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है, सरकारी नौकरी कम करो। तो सरकारी नौकरी में चूंकि आपको आरक्षण मिलता था, तो वहाँ उन्होंने नौकरी ही कम कर दी। अब आप लो आरक्षण, जो बची हुई कुछ ही सीटें हैं उसमें कभी मिलेगा कभी मिलेगा ना मिला, जितना होगा होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि बाजार अर्थव्यवस्था लाओ, कैपिटल इंटेंसिव मार्केट इकोनॉमी लाओ, मतलब दुनिया की इकोनॉमी खोलो। तो ये ऐसी चीजें बनाएंगे जो आप उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आपकी वो ज़रूरतें हैं, पहले ये आपकी ज़रूरतें पैदा करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसका एडिक्ट बनाएंगे। कैपिटल इनके पास है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ओपन मार्केट खोलेंगे, और आप बन जाएंगे कंज्यूमर, बन रहे हैं ऑलमोस्ट, हम सभी कंज्यूमर हो चुके हैं। इनके बच्चे उसी कंपनी में बाहर से पढ़ के आके बनेंगे सीईओ, सीएमडी, ईडी, डायरेक्टर, और आप उनका प्रोडक्ट खरीद के वही आप अपने घर पे बच्चों को फ़ोन देंगे, सैमसंग गैलेक्सी और एप्पल, और उसके बाद तरह तरह के आप जितने भी अभी मॉडर्न गैजेट्स हैं ला के दीजिए। आप इनके कंज्यूमर बनिए, ये डे बाय डे और मोटे होते जाएंगे और धनवान होते जाएंगे। और इनकम आपको इन्होंने जैसे आपको तसल्ली देने के लिए सामाजिक सुरक्षा के नाम पे कभी फ्री राशन दे देंगे, कभी आपके खाते में कुछ पैसा भेज देंगे, आप इसी में मस्त रहो। और बाकी बचा खुचा शासन और जो प्रशासन और जो नीति निर्धारण के जैसे विधायिका होती है, ये सब भी होते हैं, इसमें आपको ये रिप्रेजेंटेशन के नाम पे जो आपका रिजर्वेशन जिसके लिए है रिजर्व, उसको तो मजबूरी है इनको देना, बाकी ये नए लोगों को आने नहीं देंगे। अपने जो है इन सब पोजीशनों पे जैसे जितने भी है अग्रणी नेता बनेंगे, पार्टियों में डिसीजन मेकिंग में ये लोग रहेंगे, और कुछ लोग बाबा बन जाएंगे। बाकी आपको ये धार्मिक प्रवचन देते रहेंगे, आपको फिलॉसफी समझाते रहेंगे कि धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है। तो बाबा बनने में भी देखा ना आपने कि अगर वो एक ट्रक ड्राइवर बाबा बन गया, और वो पूरा अभी उसके मतलब लाखों लाख उसके फॉलोअर हैं, वो दिन भर अभी ज्ञान देता रहता है, घुंघराले बाल वाला, कोई बड़े बड़े बाल वाला ट्रक ड्राइवर था वो पहले, तो अभी वो बाबा बन गया, वो अभी ज्ञान दे रहा है। और उससे ज्ञान लेने वाले मैक्सिमम हमारे लोग हैं, दलित, पिछड़े, वंचित, मतलब सब वो लोग लाइन में वही लोग लगे रहते हैं। तो अब लास्ट में इन्होंने सोचा कि भाई जो जो सर उठा रहा है, जो पिछड़ा दलित की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है,
तो उन सबको घेर लो, उन सबको दबा दो। जैसे मायावती को ख़त्म कर दिया इन्होंने, लालू जी पे इतने मुकदमे डाल दिए, लालू जी को इतना प्रताड़ित करने का, लालू जी को घेर लिया। अब नीतीश जी की बारी है। नीतीश जी भी ही इज़ ऑलमोस्ट गॉन, और अब उनका अंतिम, जिसको कहते हैं ना, पार्टी का अंतिम समय चल रहा है। और अब नीतीश जी कुछ दिन बचे हैं, उनकी पार्टी भी खत्म, नीतीश जी भी का भी जो है, जो भी पिछड़ा वर्ग का जो भी, जो लोग कहते थे ना कि एक ईबीसी की आवाज़ थी, वो आवाज़ अब खत्म होने वाली है। बाकी आपके कुछ लोग हैं ही जो लालची लोगों की एक जमात है, जो जिसको थोड़ा सा बेनिफिट दे दो, मिनिस्ट्री दे दो और कैबिनेट दे दो, और उनको, तो वो जैसे जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जैसे लोग हैं। अब चिराग पासवान कहते हैं कि जो है हम लोगों को स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और स्वेच्छा से हम लोगों को जो है ना ये गिव अप कर देना चाहिए, जो लोग एफ्लुएंट या जो लोग जो है संभ्रांत दलित हैं। तो उदाहरण प्रस्तुत करें, सबसे पहले तो उन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार और उनके घर में जितने भी सांसद और जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, जो मंत्री बने हैं, वो सब दलित कोटे से बने हैं। तो ये लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मुसलमान में भी कुछ लोग हैं जो नया नया धनिक जिसको कहते हैं, कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान के पीछे घूम रहे हैं। कुछ लोग जीतन राम मांझी की पार्टी से भी टिकट चाह रहे हैं। आप सबको भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनकी पार्टी से लड़िए, और समाज तो आपको देख रहा है। तो सोसाइटी विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। और जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ आप किस ज़मीर से और किस इससे घूम रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो तो आपको, मतलब आपका खुद का ज़मीर अगर गवारा दे रहा है तो आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।